हेलो फ्रेंड्स, आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मराठा छत्रपति के बारे में पढ़ा था, शिवाजी और उनके वंशज के बारे में पढ़ा था अभी डिटेल्स में, और हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पेशवा का फैमिली ट्री, उनके वंशज के बारे में, उनके समय में किए गए कार्यों का अध्ययन करना है। इसके साथ साथ एंग्लो मराठा वार, जो 3 मराठा वार हुआ है अंग्रेजों के साथ, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेशवा फैमिली ट्री। पेशवाओं में ध्यान रखना है कि साहू के समय में, जो हम लोगों ने पढ़ा था, शिवाजी के पौत्र साहू के काल में पेशवा पद वंशानुगत हो जाता है। और सबसे पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट 1713-1720। यहाँ फैमिली ट्री में देखेंगे कि बालाजी विश्वनाथ भट्ट के पुत्र और पुत्रियों के बारे में हमने विवरण देने का कोशिश किया है। इनके 2 पुत्र थे, बाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम, 1720-1740 में उन्होंने पेशवा पद संभाला था। और दूसरा इनका पुत्र चिम्माजी अप्पा, जो पेशवा के पद को सुशोभित नहीं किया था। यहाँ फैमिली ट्री है जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया। और चिम्माजी अप्पा के पुत्र सदाशिवराव भाऊ, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई में भाग लेंगे, इसलिए इनका नाम यहाँ पर आ रहा है। दूसरा इनकी पुत्री थी अनुबाई और भीयूबाई। और बाजीराव विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम, इनका पुत्र था बालाजी बाजीराव, जिनको नाना साहब भी कहा गया। और दूसरा रघुनाथ राव। और तीसरा शमशेर बहादुर के पुत्र थे अली बहादुर। ये इनका हम लोग पेशवा के रूप में अध्ययन यहाँ पर शासक के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पेशवा पर संभाला नहीं था। उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद उनके पुत्र थे, ये पुत्र हैं इनके, माधवराव प्रथम, नारायण राव और विश्वासराव भाऊ को भी हम लोग पेशवा में नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये पेशवा के पद को इन लोगों ने नहीं संभाला था। पानीपत की लड़ाई में इनकी मृत्यु हो जाती। सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ की हम लोगों ने पढ़ा है और आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नारायण राव के बाद माधवराव द्वितीय, यह पेशवा बनते हैं। और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। और एक साल के लिए रघुनाथ राव भी पेशवा के पद को संभालता है। इस प्रकार हम अगर काउंट करेंगे इसको, तो 1 2 3 4 5 और इसके बाद 73-74 में आप इसको अगर रखते हैं तो 6 यहाँ पर, और उसके बाद 7 और 8। इस प्रकार कुल 8 पेशवाओं को हम लोगों को अध्ययन करना है। और ये फैमिली ट्री है। और बाजीराव द्वितीय का पुत्र था नाना साहब, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। अंग्रेजों ने, है ना, ये चूंकि दत्तक पुत्र थे, इनके गोद के अधिकार को समाप्त कर दिया था। इसके कारण 1857 की क्रांति में भाग भी लिया था इन्होंने। इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग एक एक करके पेशवाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है बालाजी विश्वनाथ भट्ट। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी तक। सर्वप्रथम यह हमें याद रखना है कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे। साहू के काल में इनको पेशवा बनाया गया था। पेशवा का पद इस समय वंशानुगत हो गया, और यही वो पेशवा हैं जिनके वंशों ने ही पूरे पेशवा के पद को सुशोभित किया। और बालाजी विश्वनाथ के काल में काफी कुछ नयापन देखने को मिलता है। सबसे पहली बात है कि उन्होंने एक नई सेना का गठन किया था, जिसके कारण साहू ने उनको सेना कर्ते की उपाधि दिया था। सेना कर्ते का मतलब होता है सेना का संगठन बनाने वाला। इसके अलावा उन्होंने चंद्रसेन जाघव को साहू के पक्ष में मिलाया। और यहाँ 2 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला है खेड़ा का युद्ध 1708 में, जिसमें बालाजी विश्वनाथ ने साहू को फेवर किया था। और इस युद्ध में ताराबाई की हार हुई थी। मतलब ताराबाई को हराकर साहू छत्रपति के गद्दी पर बैठता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इसके बाद से साहू का काल वहां चलता है। इस बात को ध्यान में आपको रखना है। दूसरा कि ये आप देखेंगे यहाँ पर क्या कि मुगलों के साथ इन्होंने संधि किया था। मुगलों के साथ संधि किया था। इधर मुगल और इधर मराठा में साहू है। तो मुगलों में उस समय फर्रुखसियर था गद्दी पर। तो फर्रुखसियर को उन्होंने हटाने में सैयद बंधुओं की मदद किया था, और फर्रुखसियर को हटाकर रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बैठाया था। तो यहाँ देखिए क्या क्या हुआ है। तो इसमें मुगलों के साथ जो संधि हुई थी उसको दिल्ली की संधि कहा जाता है।
दिल्ली की संधि, और ये मराठों का मैग्ना कार्टा के नाम से भी प्रसिद्ध है। मराठों का मैग्ना कार्टा, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, क्योंकि यहाँ से मराठों को एक शक्ति के रूप में मुगलों ने एक्सेप्ट कर लिया था। कुछ पॉइंट्स है, जैसे मुगलों ने मराठों को स्वराज का शासक मान लिया था कि मराठे स्वराज क्षेत्र के शासक हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। दूसरा, साहू की माँ और उसके परिवार को छोड़ दिया था। साहू की माँ और उसके परिवार जो बंदी थे औरंगजेब के काल में, उसको फ्री कर दिया गया था इस समय। और तीसरा कि उन्होंने चौथा सरदसमुखी वसूल करने का अधिकार दिया था शाहू को, मराठा को। 3 बिंदु है जो मुगलों की तरफ से मराठों को मिलता है, और यही है बिंदु से कारण उसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसके बदले में मराठों ने मुगलों से वादा किया कि शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, लूटपाट की घटना नहीं करेंगे, और 10 लाख का उपहार भी दिया उसको। 10 लाख का उपहार दिया था, और 15,000 अश्वसेना से सहायता किया था। मराठों ने 15,000 के घुड़सवार सैनिकों से इसकी मदद किया था। और यहाँ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ वो शासक था रफी उद दरजात, और इसका सपोर्ट करने वाला था सैयद बंधु अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां सैयद बंधु। तो मराठों के साथ जो संधि हुई थी, बेसिकली सैयद बंधु ने ही किया था। इधर से बालाजी विश्वनाथ थे, इधर संधि सैयद बंधु था, लेकिन मेन नायक के रूप में मुगलों की तरफ से रफी उद दरजात यहाँ होगा, और मराठों की तरफ से साहू थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके समय में। और जिस प्रकार की मराठा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, मराठा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और हमने वहाँ पर पढ़ा है मराठा संस्थापक शिवाजी की नाम लिया जाता है। तो क्वेश्चंस आते हैं इसमें, प्रथम संस्थापक कौन था? तो शिवाजी, और फाउंडर जिसे आता है प्रतिपादक इसका, तो शिवाजी। लेकिन बालाजी विश्वनाथ का नाम द्वितीय संस्थापक के रूप में लिया जाता है। मराठों के द्वितीय संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और जब ये पद वंशानुगत हो जाता है तो छत्रपति नाम मात्र शासक रह जाता है, सतारा का शासन नाम मात्र रहता है, एक दिखने के लिए केवल, और मेन शासक पेशवाई हो जाता है। अब पूना इसका मेन राजधानी हो जाती है। तो ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, खेड़ा का युद्ध और ये मराठों का मैग्ना कार्टा। आगे उसके हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो पेशवा है बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम काफी इंपॉर्टेंट, मराठों की शक्ति प्रकाष्ठा पर जाती है इस समय। इनके पुत्र थे, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे बाजीराव प्रथम। 1720 से 1740 20 वर्षों तक इन्होंने पेशवा के पद को संभाला, और काफी इंपॉर्टेंट रोल था। हालांकि इनका भी पीरियड साहू का पीरियड ही है। इसमें मेरे समझ से आप 5 पॉइंट्स इसमें ध्यान में रखेंगे तो हम समझते हैं कि बाजीराव प्रथम के कार्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। पहला कि गुरिल्ला युद्ध में ये पारंगत थे। बाजीराव प्रथम छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध में पारंगत थे। और दूसरा, हिंदू पादशाही की नीति को इन्होंने अवलंबन किया था, उसके आदर्श को इन्होंने लोकप्रिय बनाया था। इसका तात्पर्य है कि मराठे राजपूतों के साथ या अन्य हिंदुओं के साथ बेहतर संबंध बनाकर उन्होंने हिंदू पादशाही का आदर्श की विवेचना किया था। तीसरा, विभिन्न राज्यों के साथ उनका युद्ध हुआ था, उसको समझना है। इसमें सबसे पहला है निजाम के साथ लड़ाई। निजाम को उन्होंने 2 बार युद्ध में हराया था, एक पालखेड़ा की लड़ाई 1717 में, और दूसरा भोपाल के युद्ध 1737 में। और दोराय सराय की संधि होती है, उस संधि से निजाम ने मराठों को बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को मालवा का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र दे दिया था। छत्रसाल का भी इसमें सपोर्ट मिला था। और इसके अलावा इन्होंने पुर्तगालियों से 1733 ईस्वी में बसिन और गुजरात का क्षेत्र भी जीत लिया था। अंजीरा के सिद्धियों को भी इन्होंने हराया था। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली की विजय इन्होंने 1737 में किया था, जिस समय मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, दिल्ली की विजय। इसके अलावा पूना के क्षेत्र को भी इन्होंने अपने पार्ट में लाया था। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट था। चौथा पॉइंट था कि बाजीराव प्रथम के काल में वारणा की संधि हुई थी 1731 में, जिसमें संभाजी द्वितीय जो कोल्हापुर के शासक बन जाते हैं। संभाजी द्वितीय, हमने मराठा
छत्रपति के वंशज में, शिवाजी के वंशज में इस बात को बताया है। वार्णक संधि को आप वहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो था वार्णक संधि, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है मराठा राजसंघ। इन्होंने मराठों को, मराठा राज्य को में जो भी सामंत थे, शासक थे, उनको उन्होंने निश्चित भूभाग दिया था। ये निश्चित भूभाग इन्होंने दिया और इस प्रकार मराठा राज संघ का निर्माण होता है डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में। और आप जानते हैं मराठे राज संघ में 5 पार्ट में ये बंट जाता है: पेशवा, गायकवाड़, सिंधिया, होलकर और भोसले। ये आप याद रखेंगे 5, और परीक्षा में आता है, कॉलम मिलाने के लिए आता है। पेशवा का क्षेत्र था, राजधानी थी पूना। गायकवाड़ बड़ौदा से शासन कर रहे थे। सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर और भोसले नागपुर। ये आप इसको इम्पोर्टेंट है, तो 5 पॉइंट है। और एक और इसके साथ साथ था, उड़ीसा के साथ भी इन्होंने, इनका युद्ध हुआ था 1740 में, और रघुजी भोसले मराठा सरदार थे, रघुजी भोसले, उन्होंने अटैक किया था, अलीवर्दी खां को हराया था। इस प्रकार पेशवा बाजीराव प्रथम का काल मराठों के लिए काफी महत्वपूर्ण था। मराठी की शक्ति प्रकाशा पहुंच जाती है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसको अभी दिमाग में रखेंगे। खासकर 2 घटनाएं, मराठा राजसंघ काफी इंपॉर्टेंट है इनका, और वारणा की संधि इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इनका युद्ध था वो आप याद रखेंगे। तीसरा, यहाँ देखें बाजीराव प्रथम का पुत्र बालाजी बाजीराव, रघुनाथ राव, शमशेर बहादुर। इस शमशेर बहादुर का पार्ट यहाँ पर नहीं आता है मराठा पेशवा के रूप में, लेकिन बालाजी बाजीराव काफी इंपॉर्टेंट थे। बाजीराव प्रथम के पुत्र 1740-1761, इनको नाना साहब प्रथम भी कहा गया, नाना साहब का इनका टाइटल दिया गया था। और इनके समय में ही पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। आप यहाँ ध्यान रखेंगे मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार बालाजी बाजीराव के समय में ही होता है। हालांकि बाजीराव प्रथम के समय में शक्ति काफी विकसित थी, विस्तार काफी अधिक हुआ था, लेकिन मैक्सिमम विस्तार की बात जब आती है तो नाम बालाजी बाजीराव का ही आता है। उन्होंने मराठा क्षेत्र को विस्तृत करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मालवा, बुंदेलखंड, झांसी पर भी कब्जा किया। इवन के दक्षिण में निजाम सलावत जंग से उन्होंने बरार का पश्चिमी हिस्सा भी कब्जे में कर लिया था। इसके साथ साथ उन्होंने संगोला की संधि किया था। इसके काल में काफी इंपॉर्टेंट एक घटना है संगोला की संधि, और जिसमें 1750 में, और इसमें क्या हुआ, पेशवा का पद सर्वोच्च हो गया और उसमें राम राजा था छत्रपति, और उसके बाद से छत्रपति का शासन समाप्त हो जाता है। तो बालाजी बाजीराव के समय में संगोला की संधि काफी इंपॉर्टेंट एक घटना है, इसको आप याद रखेंगे निश्चित रूप से, ये काफी इंपॉर्टेंट है संगोला की संधि। तो संगोला की संधि में, इस संगोला की संधि में अब पेशवा सबसे महत्वपूर्ण हो गया, पेशवा ही शक्तिशाली हो गया, और छत्रपति यहाँ से, छत्रपति का शासन यहाँ से समाप्त हो जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या था, इन्होंने जब अपने राज्यों का विस्तार करना प्रारंभ किया, इनके काल में इन्होंने मुगल सम्राट अहमद शाह, क्रोनोलॉजी को ध्यान रखेंगे, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को समझना रहता है इतिहास पढ़ने में। हमने बाजीराव प्रथम समय में पढ़ा था, जब दिल्ली पर अटैक किया था, उस समय मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला, और इनके समय में था मुगल बादशाह अहमद शाह, जो मोहम्मद शाह का पुत्र था। उसके साथ इन्होंने समझौता किया। उसका वजीर था सफदरजंग, जिसको हम लोग नवाब वजीर कहते हैं, उसके साथ इन्होंने समझौता किया था, और उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा, अजमेर से भी राजस्व वसूल किया था इन्होंने, मतलब वहां तक इनका प्रभाव हो गया। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत तक मराठों का प्रभाव स्थापित हो गया था। और अहमद शाह के साथ इनका जो था, मुगल सम्राट अहमद शाह के साथ जो इनकी संधि हुई थी, समझौता हुआ था, उसमें इन्होंने आंतरिक मामलों में सुरक्षा देने का और बाहर से उसमें जो अटैक हो रहा था अहमद शाह अब्दाली का, उससे भी सुरक्षा करने का वचन दिया था और जिम्मेवारी लिया था। यही कारण है कि अहमद शाह अब्दाली से इनका तनाव हो जाता है, और अहमद शाह अब्दाली बदला लेने के लिए पानीपत की लड़ाई में भाग लेता है। पानीपत के मैदान में अहमद शाह अब्दाली और बालाजी बाजीराव, मराठों की सेना एकत्रित होती है पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 में, और इस लड़ाई में मराठों की बुरी तरह हार होती है। जैसा कि हमने बताया था, इसका नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव भाऊ
इन दोनों ने किया था। इब्राहिम गर्दी की सेना भी सेनापति वो था। तो इसमें इन सभी की मृत्यु हो जाती है, ये सारे लोग शहीद हो जाते हैं और मराठों की कमर टूट जाती है। मराठे बुरी तरह से यहाँ पर पराजित होते हैं और जो इनकी छवि थी पूरे भारत के में आगे बढ़ने की छवि, लग रहा था कि मुगलों का जब अंत होगा तो मराठे ही भारत का शासन करने वाले होंगे, लेकिन इस युद्ध ने एकदम उल्टा परिणाम दिलाया और मराठों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। और कुछ समय के बाद बीमार हो जाते हैं बालाजी बाजीराव, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर उनका पुत्र, अब यहाँ ध्यान देंगे फिर फैमिली ट्री में, उनका पुत्र माधवराव प्रथम है, नारायण राव है, विश्वासराव भाव तो युद्ध में मारा जाता है। माधवराव प्रथम गद्दी पर बैठता 1761 से 72 तक रहता है, पेशवा पद तक। इसके समय में इसको चाचा रघुनाथ राव से युद्ध होता है। माधवराव प्रथम के समय में रघुनाथ राव से युद्ध होता है। ये देखिए रघुनाथ राव यहाँ पर है, इससे युद्ध होता है। मराठा शक्ति को इसने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और महाजी सिंधिया ने दिल्ली को कब्जे में किया 1771 में। और आप जानते हैं शाह आलम जो 1764 के बक्सर की लड़ाई में अवध के नवाब सुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई करता है, उसको शाह आलम को इन्होंने मुगल गद्दी पर बैठाया था। ये ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ भी आता है। इसके साथ साथ चौथ निजाम और मैसूर वाले क्षेत्र से चौथ वसूला था। इस प्रकार माधवराव प्रथम मराठों को फिर से रिजुवनेट करने की कोशिश किया, रिकंस्टिट्यूट करने की कोशिश किया था। तो माधवराव प्रथम का काल भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 72 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई था नारायण राव गद्दी बैठता है 72 से 73, लेकिन इसमें यहाँ पर नारायण राव की भी हत्या होती है रघुनाथ राव के द्वारा। और कुछ समय के लिए रघुनाथ राव 1 साल के लिए यहाँ गद्दी पर, पेशवा की गद्दी पर बैठता है 73-74, इसलिए इसका भी नाम यहाँ पर आता है। अब उसके बाद क्या होता है, नारायण राव की जब मृत्यु हो जाती है तो इसको कोई संतान नहीं था, लेकिन इसकी मृत्यु के कुछ समय बाद इसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया है। माधवराव प्रथम यहाँ है, माधवराव द्वितीय रखा गया। और माधवराव द्वितीय को हम लोग माधवराव नारायण राव भी कहते हैं, सवाई माधवराव भी कहते हैं। और इनके संरक्षक थे नाना फडणवीस। ये काफी इंपॉर्टेंट, नाना फडणवीस का रोल काफी इंपॉर्टेंट होता है इसके बाद मराठों के इतिहास में। तो नाना फडणवीस इसके संरक्षक थे और उनके निर्णय के अनुसार ही यह काम करता था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता गया, बड़ा होने के बाद लगभग 20 से 21 साल की उम्र में जब बड़ा हुआ तो फडणवीस के दबाव के कारण ये काफी परेशान रहता था, उद्विग्न रहता था और उन्होंने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर लिया था। इस प्रकार माधवराव द्वितीय की यहाँ मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद रघुनाथ राव का ही पुत्र था, यहाँ देखेंगे बाजीराव द्वितीय। यह बाजीराव द्वितीय पेशवा बनता है और यह अंतिम पेशवा था। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा था। इसके समय में द्वितीय और तीसरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। माधवराव द्वितीय के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, यहाँ ध्यान रखेंगे 1775 से 1782। और बाजीराव द्वितीय के समय में सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। और पूना की संधि हुई थी 1817 में, और पूना की संधि में पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया, इसलिए यह अंतिम पेशवा था। पेशवा पद समाप्त हो गया और उसको पेंशन दे दिया था, 18 लाख का पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया था। इस प्रकार पेशवा का पद समाप्त हो जाता है। मराठा राज्य शिवाजी के एक वंशज को, छोटा सा जो पार्ट था वो शिवाजी के वंशज को अंग्रेजों ने दे दिया था। और बाजीराव का दत्तक पुत्र से, इनको कोई भी अपना बेटा नहीं था। उन्होंने एक एडॉप्टेड सन था उनका नाना साहब, तो नाना साहब द्वितीय बोलते हैं, जिन्होंने 1857 क्रांति में भी भाग लिया था। इस प्रकार मराठा पेशवा का शासन यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद जो अंग्रेज मराठा युद्ध होता है उस युद्ध की चर्चा हम लोग करेंगे। आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, अंग्रेजों ने मराठों के साथ 3 बार भयंकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अलग अलग संघ के साथ लड़ाइयाँ हुई हैं, अलग अलग संधियाँ हुई हैं। परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको दिमाग में रखेंगे हम लोग। पहली आंग्ल मराठा युद्ध की पहली जो लड़ाई होती है 1775 से 1782, उस समय गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। और संबंध पक्ष के बारे में हम लोग बात किया। यहाँ पर जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव मराठों संघ में जब आपस में गृह युद्ध होता है तो अंग्रेजों के शरण में चला जाता है और अंग्रेजों के पास जाकर वह सूरत की संधि करता है। जब सालचेट बेसिन का प्रदेश देने के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और कुछ क्षेत्र का रजस भी उसने एक्सेप्ट किया था। और यह संधि 1765 ईस्वी में हुई थी बम्बई सरकार के द्वारा। उस समय जो बम्बई में अंग्रेजों की जो सरकार थी, काम कर रही थी, बॉम्बे काउंसिल, तो वो इसके संधि को किया था। जबकि मेन काउंसिल कलकत्ता काउंसिल थी,
और कलकत्ता काउंसिल ने सूरत संधि को एक्सेप्ट नहीं किया था और पेशवा और उसके मराठा के अलग संगठन के द्वारा जो रघुनाथ राव के विरोधी थे उन्होंने अंग्रेजों से फिर संपर्क किया और अंग्रेजों को भी आवश्यकता थी अभी यहाँ पर मराठों के साथ बेहतर संबंध बनाने का। और यहाँ पर पुरंदर की संधि होती है 1776 ईस्वी में। और याद रखेंगे आप 1776 ईस्वी पुरंदर की संधि, एक पुरंदर की संधि होती है जयसिंह और शिवाजी के बीच, वो याद रखेंगे आप, वहाँ है वो 1776 नहीं, वो 1665 ईस्वी में था। यहाँ 1776 ईस्वी में है। दो संधि है पुरंदर की, ये शिवाजी का है, आप यहाँ ध्यान रखेंगे, शिवाजी का जयसिंह के साथ था। और यहाँ पर अंग्रेजों के साथ मराठा की संधि होती है, यह कलकत्ता काउंसिल के द्वारा होता है। और इसमें पुरंदर की संधि में रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने हेल्प करना छोड़ दिया और इस संधि को भंग मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पर फिर क्या होता है, मराठों और अंग्रेजों के बीच आपस में तालमेल नहीं होता है और बहुत समस्याएं आती है, तनाव होता है और इन दोनों के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में बड़गांव के पास लड़ाई होती है, 2-3 लड़ाइयाँ होती है, इसमें मराठे जीत जाते हैं, अंग्रेज हार जाते हैं और अल्टीमेटली अंग्रेजों को मराठों के जो क्षेत्र थे उसको लौटाना पड़ता है और काफी अपमानजनक संधि करनी पड़ती है बड़गांव की संधि। ये बड़गांव की संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक संधि थी, ये याद रखना है, परीक्षा में कुछ भी आता है। इसके बाद फिर से जब लड़ाइयाँ होती हैं मराठों के साथ, सिंधिया उसमें था, जब सिंधिया को अंग्रेजों ने हराया था और हराने के बाद सालवाई की संधि किया। सालवाई की संधि 1782 में होती थी। इस प्रकार 4 संधियाँ होती है प्रथम एंग्लो मराठा वार में। यहाँ ध्यान रखना है कि अंग्रेज यहाँ पर दक्षिण की ओर, जो हैदर अली था, टीपू सुल्तान था, वहाँ पर उनका ध्यान था मेनली, क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, काफी बड़े प्रतिद्वंदी थे अंग्रेजों के भारत में और इनका संबंध फ्रांसीसियों के साथ भी था। उधर नेपोलियन का आविर्भाव हो रहा था, तो अंग्रेज इस बात से भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांसीसी शक्ति भारत में पुनर्स्थापित हो जाए और हमारा उपनिवेश धीरे धीरे कमजोर हो जाए। इसीलिए उन्होंने मराठों से दोस्ती करना बेहतर समझा और मैसूर को पहले कंट्रोल में करने का, समाप्त करने का निर्णय लिया। इसीलिए उसने सालवाई की संधि के द्वारा मराठों को शांत किया, उनके साथ संबंध बनाया और शत्रुओं के द्वारा आक्रमण के संबंध में समय में सेना के आदान प्रदान करने की भी शर्तें यहाँ रखी गई थी। इस प्रकार मराठों को उन्होंने समझौता में बांधकर मैसूर के साथ लड़ाई किया और पूरे मैसूर के जो 4 मैसूर लड़ाइयाँ होती, 4 युद्ध, मैसूर को समाप्त करने के बाद आप देखेंगे कि पुनः अंग्रेज मराठों की ओर ध्यान देते हैं और मराठों को यहाँ से फिर एक एक करके सभी को समाप्त करते हैं। जैसा कि देखेंगे सेकेंड एंग्लो मराठा वार में 1802 से 1806 तक चला है। लॉर्ड वेलेस्ली वहाँ पर शासक था, गवर्नर जनरल था। और यहाँ बाजीराव द्वितीय जो हम लोगों ने पढ़ा था, रघुनाथ राव का बेटा था, बाजीराव द्वितीय मराठों के फिर यहाँ पर होता है, मराठा संघ के विरुद्ध अंग्रेजों के पास जाते हैं और बसीन की संधि होती है। बसीन की संधि ये पानी वाले जहाज पे होता है, शिप पे होता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन अभी आता है कि कौन सी संधि पानी वाले जहाज पे हुई थी, शिप पे हुई थी, ये बसीन की संधि थी बाजीराव द्वितीय का। और उसके बाद फिर भोंसले जो था, नागपुर का भोंसले के साथ अंग्रेजों की लड़ाई होती है और देवगांव में, इसमें अंग्रेज विजयी होता है और देवगांव की संधि 1803 में होती है। क्रमशः ऑर्डर वाइज आपको याद रखेंगे। फिर सिंधिया के साथ लड़ाई होती है अंग्रेजों की, इसमें सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होती है। इस प्रकार यहाँ भी 4 संधियाँ होती है, 4 युद्ध और 4 संधियाँ ऑर्डर वाइज है। फिर कुछ समय के लिए शांति बनी रहती है, लेकिन फिर से जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है तो मराठों को पूर्णतः, मराठी यहाँ पर कमजोर भी हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ षड्यंत्र करना, आपस में लड़ाई करना, यूनिटी नहीं रखना, यह मराठों का हार का एक बहुत बड़ा कारण था। और यहाँ क्या था कि भोसले के साथ जब लड़ाई होती है अंग्रेजों की, तो भोसले इस युद्ध में हार जाता है और नागपुर की संधि होती है। याद रखने में बहुत कठिनाई नहीं है, भोसले नागपुर का था, जो हम लोगों ने अभी इसी वीडियो में आपने देखा कि अलग अलग मराठा संघ का अलग अलग क्षेत्र था, अलग राजधानियां थी, तो नागपुर की संधि होती है। और बाजीराव द्वितीय जो पेशवा था, पूना उसकी राजधानी थी, तो पूना की संधि होगी और इसी संधि में पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया था। ध्यान रखना है, पूना के संधि के द्वारा ही पेशवा का पद समाप्त हो गया था और पेशवा को 18 लाख वार्षिक पेंशन देकर बिठूर भेज दिया गया था, जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। और जब सिंधिया यहाँ पर अपनी ताकत को फिर से बेहतर करने की स्थिति में था, तो अंग्रेजों ने सिंधिया पर ध्यान दिया। और जब यहाँ पर भोसले लड़ रहे थे तो सिंधिया और होलकर देख रहे थे, जब यहाँ सिंधिया लड़ रहा था तो बाकी लोग देख रहे थे, जब होलकर लड़ रहा था तो सिंधिया और भोसले उसको देख रहे थे, इसलिए आपस में यूनिटी नहीं थी, इसके कारण मराठों की हार हो जाती है। तो सिंधिया के साथ ग्वालियर की संधि होती है, आप जानते हैं सिंधिया ग्वालियर का था, और
होलकर के साथ मांडसौर की संधि होती है, सबसे अंतिम संधि यही थी, मांडसौर की संधि। इस प्रकार यहाँ भी 4 संधियां होती है। एंग्लो मराठा वार हालांकि बहुत डिटेल्स है, काफी गहराई जाकर पढ़ने से काफी कुछ होकर काफी समय भी लगता है, लेकिन सामान्य अध्ययन के लिए इतना काफी है। आप इसमें क्रम याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे, गवर्नर जनरल कौन था कंटेम्प्रेरी, और संबद्ध पक्ष कौन कौन थे, और संधियां कौन कौन हुई थी, तो ऑर्डर वाइज सजाने के लिए आता है। इस प्रकार यह आपका आंग्ल मराठा युद्ध में सारे चीज को आप याद रखेंगे और आप मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।